हेलो, वेलकम टू दिस एपिसोड म्यूचुअल ग्लोब से मैं राहुल नारायण। नमस्कार, मैं मनोज श्रीवास्तव म्यूचुअल ग्रुप से। तो आज का एपिसोड थोड़ा सा हम लोग डिफरेंट रखेंगे। एक डिस्कशन करेंगे मिस्टर श्रीवास्तव के साथ कि इनका जो आपका जो एक्सपीरियंस रहा है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, आई थिंक ऑलमोस्ट 25 ईयर्स का अब हो चुका है। ईयर 2000 जो Y2K का टाइम था, रफली तब से आपने स्टार्ट किया था। तो इतने सालों का, इतने डेकेड्स का जो एक्सपीरियंस है, तो इसको थोड़ा सा शेयर करिए। जैसे कि आम इन्वेस्टर की क्या साइकोलॉजी होती है, आपने कई लोगों से डील किया होगा, कैसे एक्सपीरियंसेस रहे? 3-4 मेरे ऑब्जर्वेशन है स्ट्रॉन्ग, और मैं साथ में ये भी चाहूँगा कि जो ऑडियंस सुन रही है वो भी अपने ऑब्जर्वेशन, अपने जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया वो भेजें, ताकि आइडिया ये हो रहा है कि हम अपने फेलो इंडियंस को और अच्छा इन्वेस्टर बना पाएँ और अच्छा से सोचने पे हम उनको लगा पाएँ। बेसिकली ये आइडिया है। अब एक बड़ी आयरनी सी रहती है कि हम ये कहते हैं कि इक्विटी लॉन्ग टर्म के लिए होती है, पर जब इक्विटी की बात आती है तो आदमी कहता है 3 महीने में कितने पैसे बन जाएंगे, 6 महीने में कितने बन जाएंगे, साल भर में तो बने ही नहीं। और वही इन्वेस्टर पोस्ट ऑफिस की स्कीम में 5 साल 6 साल के लिए पैसा डाल देता है, जहाँ पर मैं एग्जैक्ट उस पर नहीं जा रहा हूँ, बट 7-8% की रेंज में है, 7-7.5% में FD है। वहाँ पे वो 5 साल 6 साल के लिए डाल देता है और शांति से बैठता है। इक्विटी में भी अगर वो 5 साल 6 साल के लिए डाले तो जैसा एक्सपीरियंस रहा है, करीब करीब 12% का रिटर्न जनरेट हो सकता है। लेकिन 2 चीज़ें आ जाती हैं। एक तो 6 साल के लिए डालने को तैयार नहीं होता, उसको लगता है 1 साल में बन जाना चाहिए, 2 साल में बन जाना चाहिए, नहीं बना तो मैं पैसा निकाल लूंगा। जबकि कम ड्यूरेशन का पैसा डेट फंड में या FD में जाना चाहिए, और जो ज़्यादा समय के लिए आप स्पेयर कर सकते हैं वो इक्विटी में जाना चाहिए। तो ये गलती हो जाती है। तो ये क्यों ऐसी बेसिक गलती होती है? क्या एडवाइज़र जो हैं वो उनको एजुकेट नहीं कर पाते हैं, या जो पूरा इकोसिस्टम है कि जैसे मार्केट गिरा तो न्यूज़ खराब आने लगी, या क्यों, या नॉलेज की कमी है इन्वेस्टर्स में? तो वो एडवाइज़र तो आप काफ़ी अच्छे हो गए मैं कहूँगा। कुछ हो सकते हैं, लेकिन वो तो फिर हर प्रोफेशन में है भाई। डॉक्टर्स में भी कुछ अच्छे होते हैं, बट ज़्यादातर तो कुछ खराब हो सकते हैं, बट ज़्यादातर तो अच्छे ही होते हैं, तभी तो सब फिट बैठे हुए हैं। इंजीनियर्स कुछ खराब हो सकते हैं, मोस्टली तो अच्छे हैं। अभी एक अगर कहीं पे रोड में या ब्रिज में प्रॉब्लम आई, बट ऐसा थोड़ी ना पूरा हिंदुस्तान चल ही रहा है, वर्ल्ड चल ही रहा है। तो चाहे इंटीरियर डेकोरेटर हो, आर्किटेक्ट हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, मोस्ट ऑफ देम आर गुड। वही फॉर्मूला एडवाइजर पे है। इकोसिस्टम की जो बात है, हम इक्विटी को अभी इन्वेस्टमेंट क्लास नहीं मान पाए हैं, हम उसको ज़्यादा पैसा बनाने की मशीन मानते हैं कि भाई अगर आप गए हुए हैं और आप कैसीनो खेल रहे हैं तो इतना पैसा लेके आएंगे। इतना पैसा लेके आता कोई नहीं, दे के ही आता है। अगर हम उसको इन्वेस्टमेंट का क्लास मान लें, हम प्रॉपर्टी लेते हैं, क्या रोज देखते हैं आज ये प्रॉपर्टी ली, कल गिर गई, फिर परसों बढ़ गई? नहीं देखते। FD में नहीं देखते, पोस्ट ऑफिस में नहीं देखते। इक्विटी को हमको लगता है कि फटाफट बनना चाहिए पैसा, अगर गिर गया तो गड़बड़ है। आप जाकर के स्टेट बैंक की FD में लगाते हैं या किसी भी बैंक की FD में लगाते हैं, उसी के शेयर में लगाएं। अगर आप उसी बैंक के शेयर में लगाएंगे, आप रोज परेशान होंगे, बढ़ गया घट गया। उसी बैंक की FD में लगा दिया, जो कि एक तरीके से 5 लाख रुपए तक की गारंटी शायद इंश्योरेंस की, उसके अलावा कोई गारंटी नहीं। आप 1 करोड़ की FD लगाते हो, आपको कोई चिंता नहीं होती। लेकिन 1 करोड़ रुपए का शेयर आप लेंगे, या उसी एग्जाम्पल के लिए मैं कह रहा हूँ, SBI म्यूचुअल फंड की इक्विटी स्कीम ले रहेंगे, अच्छी स्कीम ले रहे हैं, उसमें आप परेशान होते हैं। तो हम उसको इन्वेस्टमेंट क्लास नहीं मानते, जल्दी लेने की कोशिश करते हैं। एक गलती है बहुत ज़्यादा लेने की, उससे उम्मीद बहुत ज़्यादा होती है। आप 12% की उम्मीद कीजिए, हो सकता है उससे भी कम आए, लेकिन हो जाता है। अगर आप 8-10 साल के इन्वेस्टर हैं तो लगभग इतना जनरेट हो जाता है। आपको FD में 7-7.5% आ रहा है, यहाँ पे 12 आ रहा है,
लगभग 50% का फर्क हो गया ना, शुड बी हैप्पी। आप मतलब 20% नहीं आया तो क्या, 25% नहीं आया तो क्या, और वहीं पे मामला गड़बड़ हो जाता है। जैसे ही गिरा आप निकल जाते हैं, जैसे 20% नहीं बढ़ा, 13-14% ही बढ़ा, तो भी आपको मजा नहीं आता है। तो एक ये बड़ी सिचुएशन जो मैं देखता हूं, जो कि अब इम्प्रूव हो रही है। इस 25 साल में मैंने देखा, पहले थोड़े से मार्केट गिरने से भी होता था, अभी थैंक्स टू द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एंड द एडवाइजर कम्युनिटी वो काफी हद तक मेंटल कंडीशनिंग हो चुकी है। लेकिन अभी भी अगर जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हो जाए वो बेहतर होगा इन्वेस्टर के ही इंटरेस्ट में। क्या ये भी रीज़न है कि मार्केट अगर कोविड का एक ब्लिप हटा दें तो काफ़ी मतलब एक कर्व से मतलब वो कंसिस्टेंटली राइज कर रहा है पिछले कई सालों में, तो अब लोगों को उतना नुकसान नहीं हो रहा है। वो जो ईयर 2000 टू 2010 का जो पीरियड था उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन था, और अब उतना फ्लक्चुएशन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। किसी ने 10 साल पहले लगाया है तो कंसिस्टेंटली धीरे धीरे बढ़ रहा है। जो भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, इकोसिस्टम की बात है। ये जो पिछले 15 सालों में एसआईपी का कल्चर आया और इस पर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने बड़ी मेहनत की समझाने में, पहले अपने एडवाइजर्स को और एडवाइजर्स ने इंटर्न अपने इन्वेस्टर्स को। ठीक है, सबका सेल्फिश इंटरेस्ट था, म्यूचुअल फंड का तो बिजनेस ही यही है, एडवाइजर का बिजनेस यही है, लेकिन अपने बिजनेस के लिए कोई काम कर रहा है तो उसमें कुछ गलत तो कर नहीं रहा है। वो काफ़ी हद तक जो इकोसिस्टम चेंज कर पाए हैं, तो अब एसआईपी को आदमी उस एंगल से नहीं देख रहा है, मोस्ट ऑफ द पीपल, कि भाई 3 महीने में क्या पैसे बने, 6 महीने में क्या पैसे बने। एसआईपी को लोग इन्वेस्टमेंट का क्लास मानने लगे हैं, ज़्यादा परेशान नहीं हो रहे हैं। अब जब परेशान नहीं हो रहे हैं, कुछ होते हैं बट मोस्टली नहीं हो रहे हैं, तो धीरे धीरे कंसिस्टेंटली वो पैसा म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में लग रहा है, इंटर्न शेयर मार्केट में लग रहा है, वो सिप बढ़ती जा रही हैं। तो पहले 1000 करोड़ था, फिर 5000 करोड़ महीने में हुआ, फिर 10,000 करोड़ हुआ, वो बढ़ता चला जा रहा है। उसने भी इक्विटी मार्केट को बहुत सपोर्ट किया हुआ है। तो म्यूचुअल फंड को लोगों ने उतना, इक्विटी म्यूचुअल फंड को उतना इन्वेस्टमेंट क्लास नहीं माना जितना सिप को मान लिया है। तो सिप का रोल उसमें जरूर रहा है। एक ये बड़ा मेरा स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है कि इस चीज़ को थोड़ा सा हमको ठीक करने की ज़रूरत है। दूसरा एक जो मैंने देखा है कि टॉप क्लास की, बिजनेस क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, बट मिड क्लास वाले को, वो अभी भी अपने बिजनेस को अपने से अलग नहीं देख पाते। उनको लगता है मैं और मेरा बिजनेस एक ही है, तो मैं सारा पैसा इसी बिजनेस में लगा के रखूं। मैं क्यों रिलायंस का शेयर ले लूं, मैं क्यों आईटीसी का शेयर ले लूं, कोई रिकमेंडेशन नहीं, मैं एग्जांपल कह रहा हूं। या उन इक्विटी स्कीम्स को ले लूं जिन्होंने रिलायंस में और जिन्होंने आईटीसी में और सो ऑन लगा रखा है। मेरी कंपनी, मैं मालिक, पूरा पैसा मेरा, मेरे कंट्रोल में। पार्टली दे आर करेक्ट। कई लोग इस तरह के मिलते हैं, मैं दे दूं म्यूचुअल फंड को, म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर कहाँ लगा देगा जा करके, यहाँ तो मुझे पता है ना। टू सम एक्सटेंट ही इज राइट, लेकिन ये देखने की जरूरत है आपका बिजनेस भी तो एक तरह से एक शेयर ही है। जैसे मुकेश अंबानी के लिए रिलायंस एक शेयर है, उसी तरह से आपकी कंपनी में आपने जो पैसा लगा रखा है, आपने पूरा पैसा एक शेयर में लगा रखा है, विच इज योर कंपनी। तो डाइवर्सिफिकेशन गायब हो गया। आपकी कंपनी में जो गड़बड़ हो सकती है, डाइवर्सिफिकेशन कहाँ है? आप भी तो गलती कर सकते हैं, डाइवर्सिफिकेशन कहाँ है? तो मिड क्लास वाले जो बिजनेसमैन हैं, वो अगर थोड़ा सा ये मानना शुरू कर दें, ये भी वही इकोसिस्टम की बात है कि जो मैंने पैसा लगा रखा है, ये मैंने एक शेयर में लगा रखा है जिसको मैं कंट्रोल कर रहा हूं। फंड मैनेजर को जो पैसा दे दूंगा वो मैं कंट्रोल नहीं करता हूं, लेकिन भाई हर महीने पे फैक्ट शीट तो आ ही रही है ना।
आपको दिख रहा है ना कि इन 50 शेयर में लगा रखा है, आप अगर थोड़ा सा नज़रिया चेंज करें, क्या आपकी कंपनी उन 50 शेयर से ज़्यादा अच्छी है? क्या आपके में कोई डाइवर्सिफिकेशन है? अगर इन दो चीज़ों का आंसर ढूंढने की कोशिश करें तो फिर वो जो बिजनेसमैन है जिसने अपनी पूरा पैसा हार्ड एंड मनी लाइफ लॉन्ग का एक शेयर जो कि उसकी कंपनी में लगा रखा है, तो वो डाइवर्सिफिकेशन करेगा। नहीं तो वो कंपनी में कभी कोई ट्रबल आई, कभी किसी तरह का कोई लिटिगेशन आ गया, कभी कुछ आपस की फैमिली का डिस्प्यूट आ गया और आपके पास तो एक ही शेयर है, तो आप वहाँ पे अटक जाते हैं। ये एक मेरा दूसरा ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, जैसे कई इन्वेस्टर्स होते हैं, वो मान लीजिए इंटरेस्टेड हैं म्यूचुअल फंड्स में, तो वो पूछते हैं कि अच्छा कौन सी स्कीम में इन्वेस्ट करें, कैसे सेलेक्ट करें किस स्कीम को। तो ये कैसे आपने फेस किया है? इन्वेस्टर्स के यूजुअली क्या क्वेश्चंस होते हैं और क्या बिहेवियर होता है? इसमें भी थोड़ा सा क्या है कि जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि आपको जैसे हर काम में प्रोफेशनल चाहिए होता है। आप ये तो नहीं कहते हैं कि भाई मैं डॉक्टर की फीस नहीं दूं, डॉक्टर के पैसे बच गए और मुझे पता तो है 4-6 दवाइयाँ और अब तो गूगल एंड ऑल दोज AI आ गया, मैं खुद कर लूँ। नहीं करते ना आप आर्किटेक्ट को फीस देते हैं, आप इंटीरियर डेकोरेटर को फीस देते हैं, खुद नहीं करते हैं। और जरा करने की कोशिश कीजिए, अगर आप ठीक ठाक मकान बनाने जा रहे हैं, इवन एक फ्लैट लेके आप इंटीरियर करने जा रहे हैं, आप खुद कीजिए और एक प्रोफेशनल को कीजिए, उसकी फीस तो लगती है आपको, उसको लगता है उसकी फीस जा रही है, बट वो जो उतनी ही स्पेस में जगह क्रिएट कर देता है, जो टच ला देता है, वो मोस्ट ऑफ द पीपल कैन नॉट डू। ये हमको मालूम है। कुछ ऐसे होंगे जिनको कि भाई बहुत समझ होगी, तो वो कहेंगे देखिए मैंने अपने फ्लैट का इंटीरियर खुद ही किया, लेकिन फिर वो आर्किटेक्ट को एंगेज कर रहे होंगे। आपको क्या मालूम कि कहाँ पे कौन सी वॉल कितने इंच की होनी है, कितने पे लिंटर रखा जाएगा, बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं। यू हैव द प्रोफेशनल। यहाँ स्कीम के सिलेक्शन में क्या है कि ये हो गया है कि भाई मैं समझता हूँ, मैं थोड़ा न्यूज़पेपर से देख लूँगा, थोड़ा वेबसाइट से देख लूँगा और ठीक है, क्यों करूँ, मैं डायरेक्ट कर दूँ, क्यों थोड़ा सा भी पैसा जो है, भाई आप एडवाइज़र के थ्रू करते हैं तो थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो का फ़र्क आता है, वो बड़े परसेंटेज में है बट फ़र्क आता है। उस प्रोसेस में वो 5% लोग जिनको बहुत समझ है वो कर सकते हैं, 95% लोग नहीं कर सकते। आपको उतनी समझ नहीं हो सकती, समझ होगी, आप उतना अपडेटेड नहीं होंगे। आप जॉब करते हैं, आप इंजीनियर हैं सॉफ्टवेयर के, आप डॉक्टर हैं, आप कोई और सक्सेसफुल प्रोफेशनल हैं, तो आपकी जॉब ही इतना ज़्यादा आपका टेंशन मांग लेती है और ये आपका फुल टाइम जॉब है नहीं। अब उसमें क्या होता है कि कुछ कही सुनी बातों पे इन्वेस्टमेंट हो जाता है, किसी किसी को कोई फंड हाउस अच्छा लग जाता है, किसी किसी को कोई फंड मैनेजर अच्छा लग जाता है, जबकि बेसिकली तो डेटा को बोलना चाहिए ना, और डेटा उतने क्लोजली आप वर्कआउट कर नहीं पाएंगे, तो यू नीड समबडी। अब वो आपका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो, आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हो, कोई और एक्सपर्ट हो, बट डेडिकेटेड एक्सपर्ट हो। वहाँ पे लोग गलती कर जाते हैं। कई केसेस मैंने देखा है, वो जो पर्सन इन्वेस्टर है वो बहुत ही प्रीमियर इंस्टीट्यूट से टेक्नोक्रेट है, किसी बहुत ही रिस्पेक्टेड MBA कॉलेज का प्रोडक्ट है, वो ठीक बात है, बट मेडिसिन का डॉक्टर है तो हड्डी टूटी तो काम नहीं कर पाएगा ना, या हार्ट की प्रॉब्लम तो काम नहीं कर पाएगा। तो कई बार आपको लगता है कि भाई मैं खुद समझता हूँ, मैं अपने अकाउंट डिपार्टमेंट वाले को दे दूंगा, वो देख लेगा, मैं अपने फाइनेंस वाले को दे दूंगा, वो देख लेगा। देख सकता है, बट क्या वो डेडिकेटेड प्रोफेशनल है? अगर नहीं है तो केवल ये कहने से कि उसने MBA फाइनेंस किया है, उसने CA किया है या इसी तरह की कोई डिग्री की हुई है, वहाँ पे मामला गड़बड़ हो जाता है। डेडिकेटेड प्रोफेशनल होना चाहिए। एंड आई नो केसेस, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो आर्मी से रिटायर्ड हैं सीनियर पोजीशन पे, लेकिन उन्होंने इतना टाइम उस पर दिया हुआ है कि
कि उनको बहुत अच्छी समझ है, बहुत अच्छा पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि स्कीम के सिलेक्शन में बहुत डायरेक्ट लग ये, लेकिन फाइनल फैसला किसी डेडिकेटेड प्रोफेशनल को ही लीजिए। किसी फंड हाउस से कोई ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, डेटा को बोलना दीजिए कि भाई ये फंड मैनेजर अच्छा है, ये फंड हाउस अच्छा है और मैं तो सब जानता हूँ। यहाँ पे गलती होने का चांस 90% गलती होने का चांस रहता है, 10% ठीक होता है। तो एक ये भी मैंने देखा हुआ है, एक थॉट प्रोसेस चलती है खुद सिलेक्शन कर लेने का, रिसर्च पे उतना फोकस ना करने का। तो रिसर्च इज द की, डेटा एनालिसिस इज द की। तो ये 3-4 पॉइंट निकल के आते हैं। सफिशिएंट टाइम दीजिए इक्विटी को ताकि वो फ्लक्चुएट भी करे तो चलता रहे। उसको कोई भी कैसीनो समझने की कोशिश मत कीजिए, प्रॉपर रिसर्च कीजिए और उसके बेसिस पे जो निकल के आए किसी एक एक्सपर्ट को साथ में रखिए। अर्जुन बहुत अच्छे बाण चला लेते थे, पर कृष्ण थे साथ में। केवल अगर बाण चला लेने से जीत सकते होते तो शायद महाभारत नहीं जीत पाते। और दूसरे साइड में वो भी बराबर से ही होशियार लोग थे, लेकिन उनके पास एडवाइज़र नहीं था। आई मीन द वे आई इंटरप्रेटेड, तो इस वजह से ही हो गया, क्योंकि केवल बाण ही नहीं चलाना था, स्ट्रैटेजी भी तय करनी थी। यहाँ पे आपका एडवाइज़र आपको बिहेवियरली कंडीशन करता है। सब मार्केट डाउन हो गया 20%, कोई दिक्कत नहीं, बने रहिए, ऑल इज वेल, वो रुका रहता है। ऐसे पिछले 1 साल में देखिए कितने वॉर, कितने सब इश्यूज हो रहे हैं। अगर अच्छा एडवाइज़र होगा तो उसने हाथ पकड़ के रखा हुआ होगा, अच्छी रिसर्च दे रहा होगा, बता रहा होगा इक्विटी भाई साहब इसी में तो गिरा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 3-4 पॉइंट मुझे लगता है कि मैंने एक्सपीरियंस किया है कि इन पे थोड़ा सा इंडियन इन्वेस्टर्स ध्यान दे रहा है, थोड़ा सा और दे। और जो प्रोफेशनल्स हैं जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, MBA फाइनेंस लोग हैं, वो भी इस पर थोड़ा सा और ध्यान दें, तो मुझे लगता है कि अपने लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए ज़्यादा अच्छे पैसे बन सकते हैं। तो ये है, अब अपने व्यूअर से रिक्वेस्ट कीजिए कि उनका क्या इस पे सोचना रहा है, तो हम इसको आगे भी चर्चा को जारी रख सकते हैं। ठीक, इंटरेस्टिंग डिस्कशन था। तो हम अपने व्यूअर से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों या आपके कोई एक्सपीरियंसेस हों तो प्लीज़ उन्हें शेयर करिए, और ये डिस्कशन हम लोग फिर कुछ एपिसोड बाद ये कर सकते हैं। हाँ, ठीक है, तो इस एपिसोड को हम लोग रैप अप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।